Hello. Welcome to the Khan Law Studies. Today we will discuss the relevancy of facts, section 5. Section 5 related to the relevancy of facts, and it provides what type of evidence may be given in any suit or proceeding. किसी भी लॉ को समझने के लिए उसके बेयर एक्ट को पढ़ना सीखना चाहिए, फिर उसको हम उसके इंग्रेडिएंट निकालते हैं। जैसे है सेक्शन 5 क्या कहता है, एविडेंस may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence or every fact in issue and of such other facts as hereinafter declared to be relevant and no others. इस सेक्शन में 3 बातें बताई गई कि किसी सूट या प्रोसीडिंग में किसी विवादक तथ्य के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, यानी उसके अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में साक्ष्य दी जा सकती हैं और उन तथ्यों की भी साक्ष्य दी जा सकती है जिन्हें कि इस एक्ट के अंतर्गत सुसंगत या रिलेवेंट घोषित किया गया है और अन्य किसी तथ्य की साक्ष्य नहीं दी जाएगी। तो ये क्लियरली ये बताता है कि सूट और प्रोसीडिंग में किन तथ्यों की साक्ष्य दी जाएगी और किन तथ्यों की साक्ष्य रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये 3 बातें इस सेक्शन से मोटी मोटी निकलती हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू को हम इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्ट इन इशू नहीं, विवादक तथ्य है क्या। फैक्ट इन इशू इज ए नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ राइट और लायबिलिटी। यानी किसी भी अधिकार या दायित्व को गठित करने वाले जो भी आवश्यक तत्व हैं वो वही फैक्ट इन इशू विवादक तथ्य का गठन करते हैं। विवादक तथ्य क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई अधिकार क्लेम कर रहा है तो उस अधिकार को गठित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, वो सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो सब के सब फैक्ट इन इशू होंगे। तो फैक्ट इन इशू सिविल लॉज में और क्रिमिनल लॉ में अलग अलग होते हैं। सिविल में क्या होगा, ऑर्डर 14 रूल 1 सीपीसी में प्रोवाइड है कि जहां कोई एक पक्ष किसी तथ्य को असर्ट करता है और दूसरा पक्ष उस तथ्य को से इनकार करता है या डिनायल करता है, तो ये जो विवाद है ये विवादक तथ्य का एक हिस्सा होगा। और इसी को हम सिविल में इशू ऑफ फैक्ट कहते हैं कि सिविल प्रोसीडिंग में 2 तरह के मोस्टली इश्यूज बनते हैं, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ। तो जब किसी फैक्ट को कोई असर्ट करता है, दूसरी पार्टी डिनाई करती है, तो ये सब्जेक्ट मैटर बन जाता है किसी एक विवादक तथ्य का। अब जब हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आते हैं तो यहां पर इश्यूज की जगह वर्ड यूज किया गया चार्ज, कि चार्ज फ्रेम किया गया, चार्ज किसी अपराध का फ्रेम किया गया।
जैसे किसी व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया गया, तो मर्डर जो है, उस मर्डर को गठित करने वाले जितने तथ्य हैं वो सब विवादक तथ्य होंगे, एज डिफाइंड बाय सेक्शन 300 आईपीसी। तो जो सेक्शन 300 आईपीसी में जो उसके इंग्रेडिएंट दिए गए मर्डर के, क्या क्या मर्डर को साबित करने के लिए कौन कौन से तथ्य साबित करने होंगे, वो सब फैक्ट इशू होंगे और उसी से चार्ज का गठन होगा। फैक्ट इन इशू जो है, इसे हम कहते हैं इट इज द प्रिंसिपल फैक्ट। और ये जो रेलेवेंट फैक्ट है, ये दरअसल एविडेंशियरी फैक्ट है। फैक्ट इन इशू जो है विवाद को जो है डायरेक्ट साबित करता है, और जो रेलेवेंट तथ्य होते हैं वो रेलेवेंट तथ्य जो है उससे न्यायालय के सामने कोई इन्फरेंस आता है, कोई अनुमान होता है जिसमें कि किसी तथ्य को साबित करने की प्रोबेबिलिटी होती है। और उन ऐसे सभी तथ्यों को धारा 6 से लेकर 55 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में विवादक तथ्य घोषित कर दिया गया है, यानी जिसमें कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है कि वो विवादक तत्व को साबित कर सकता है। तो प्रिंसिपल फैक्ट एंड रेलेवेंट फैक्ट दो ही ऐसे तथ्य हैं जिसकी साक्ष्य न्यायालय स्वीकार करेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए कॉजेज बी's डेथ विद a knife and he intended to cause B's death। ये फैक्ट इशू है कि क्या ए ने बी की हत्या कारित की किसी चाकू से या किसी पिस्टल से, और दूसरा विवादक इसमें यह बना कि क्या उसका आशय बी की हत्या करना था, यानी जो हमला उसने किया है उसका आशय क्या था, बी के हत्या करना था, इंटेंशन था, या ये एक्सीडेंटली उसे चोट लग गई। तो मुख्य बिंदु यही हुआ कि क्या ए ने आशय बी की हत्या कारित करने के लिए उस पर चाकू से हमला किया। तो ये फैक्ट इन इशू हो गया। अब इस प्रोसीडिंग में कौन कौन से फैक्ट ऐसे होंगे जिसे कहा जाएगा कि वो सुसंगत है, वो फैक्ट इन इशू को के संबंध में अनुमान निकालते हैं। जैसे ए हैड एन अपॉर्चुनिटी टू किल बी, कि ए के पास बी को मारने का अवसर था। अब क्या अवसर जो है ये एविडेंस एक्ट में विवादक तथ्य है? ये एविडेंस एक्ट में कवर होता है विवादक तथ्य के रूप में, विवादक तथ्य को साबित करने के लिए सुसंगत तथ्य के रूप में। आप जब सेक्शन 7, 8, 9 पढ़ेंगे तो इसमें आपको चीजें तमाम मिल जाएंगी। सेक्शन 7 में ये अपॉर्चुनिटी जो है कि हत्या करने का अवसर था कि नहीं था, ये सारे तथ्य धारा 7 में सुसंगत है। इसी तरह एक एविडेंस ये आती है कि आफ्टर मर्डर ए वाज सीन रनिंग अवे फ्रॉम प्लेस ऑफ मर्डर विद ए ब्लड स्टेन नाइफ इन हिज हैंड। ये साक्ष्य दी जाती है कि हत्या के तुरंत पश्चात ए को जो है घटना स्थल से
भागते हुए देखा गया और उसके हाथ में ब्लड स्टेन चाकू भी था। ये जो है, ये तथ्य जो है ये भी सुसंगत है, क्योंकि ये जो है सब्सीक्वेंट कंडक्ट है, अपराधी का सब्सीक्वेंट कंडक्ट है जो धारा 8 में सुसंगत है। इसलिए इन दोनों तथ्यों की, अवसर की, आचरण के संबंध में ये दोनों तथ्य सुसंगत होंगे और इन दोनों की एविडेंस दी जा सकती है। इसी तरह बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें धारा 6 से 55 में सुसंगत घोषित किया गया है। उन सारे फैक्टों की हम एविडेंस दे सकते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि व्हाट इज रेलिवेंसी। अगला जो सवाल उठता है रेलिवेंसी से रिलेटेड वो ये है, क्या जितने सुसंगत तथ्य हैं वो सब के सब साक्ष्य में स्वीकार कर लिए जाएंगे? तो दो वर्ड यूज किए गए हैं, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, सुसंगतता और ग्राह्यता। ये दोनों समानार्थी नहीं है। रेलेवेंसी इज नॉट कोएक्सटेंसिव विद द वर्ड एडमिसिबल। A relevant fact is the fact that a certain degree of probability force, यानी वो तथ्य सुसंगत है जिसमें कि किसी तथ्य को साबित करने की संभावना होती है, जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी फोर्स। और इस तरह के तथ्यों को धारा 6 से 55 के अंतर्गत सुसंगत घोषित कर दिया गया है। लेकिन ये सारे तथ्य जो सुसंगत घोषित किए गए हैं, ये साक्ष्य में सभी के सभी ग्राह्य नहीं है। इनमें बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिस पर प्रतिबंध है कि उनकी साक्ष्य ग्राह्य नहीं की जाएगी। तो यहां आता है रूल ऑफ एक्सक्लूजन, कि कौन सी साक्ष्य ऐसी है जिसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो ग्राह्य नहीं की जाएगी। जैसे जब हम सेक्शन 91 से 99 एक चैप्टर देखते हैं, जहां यह कहा गया है कि जहां पर दस्तावेजी साक्ष्य दिया जाना है वहां मौखिक साक्ष्य स्वीकार नहीं की जाएगी। सेक्शन 136 में यह प्रोविजन किया गया है कि न्यायालय पूछेगा। 136 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant. यहां जज की ड्यूटी है कि वो पूछेगा कि आप बताएं ये तथ्य सुसंगत कैसे हैं। और द क्वेश्चन ऑफ रेलेवेंसी इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी ये सुसंगतता का पर जो प्रश्न है ये क्या है, ये एक लीगल क्वेश्चन है। इट कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग। इट इज ड्यूटी ऑफ द काउंसिल टू ऑब्जेक्ट ऑन एडमिसिबिलिटी, यानी ये कहते हैं कि ये ड्यूटी है, अधिवक्ता की ड्यूटी है कि वो इस बात को जो है आपत्ति, न्यायालय के सामने आपत्ति करे कि जो तथ्य, जो साक्ष्य दी जा रही है वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति नहीं की जाती है, अधिवक्ता ऑब्जेक्शन करने में ओमिट करता है, भूल जाता है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं निकाला जाएगा कि वो साक्ष्य
जो अदरवाइज इनएडमिसिबल थी, सिर्फ किसी एडवोकेट की भूल के कारण और उसके द्वारा आपत्ति न किए जाने के कारण वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी। तो इट इज ए सीरियस क्वेश्चन रिगार्डिंग द रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी कि साक्ष्य वही ली जाएगी जो कि रिलेटेड हो फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से, और साथ ही साथ वो एडमिसिबल हो इस इंडियन एविडेंस एक्ट में किसी अन्य स्थान पर जिसे इनएडमिसिबल ना घोषित किया गया हो। तो कुल मिला के सेक्शन 5 रेलेवेंसी के बारे में यही कहता है कि कौन कौन सी तथ्यों की साक्ष्य दी जाएगी, क्योंकि यहां से रेलेवेंसी स्टार्ट हो रही है तो पहले ही लाइन में कह दिया गया है कि एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस of every fact in issue and of such other facts as hereinafter declared to be relevant and of no other facts। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि रेलेवेंसी क्या है और एडमिसिबिलिटी क्या है। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स में भी अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू। अगर इसमें कोई कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ऐसे बाद में किसी दूसरी वीडियो में हम उसे क्लियर करेंगे। थैंक यू।